हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक सुपर डुपर हिट चाइनीज मूवी लेकर। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड शेन यीकू वैंग जियो के साथ, जहाँ पर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। तभी वैंग उससे कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, तुम इसमें से जितनी चाहो अमाउंट स्पेंड कर सकती हो, इस पर कोई पासवर्ड नहीं है। शेन उसे कुछ कहती है, इससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसे ये बताना नहीं भूलता कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 साल के लिए। उसके जाने के बाद शेन सोचने लगी कि देखो, इसको अभी से मेरा ख्याल है, क्या हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजारने वाले हैं। तभी उसको याद आता है कि किस तरह उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। एक्चुअली शेन के फादर उसकी शादी एक ओल्ड मैन से करवाना चाहते थे ताकि वो उसका लोन माफ कर दे। तभी उसकी फ्रेंड शिंगशी उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ कैसे खराब कर सकती हो, तुम्हें किसी भी एक एजेड इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे भाई से शादी कर लो, वो बहुत ही केयरिंग और हैंडसम है, तुम देखना वो तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाले हैं और इस तरह तुम उस ओल्ड मैन से शादी करने से भी बच जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने लॉ फॉर्म में मौजूद है, जहां पर असिस्टेंट ने उसको बताया कि तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए कंपनी ने तुम्हें हायर करने का सोचा है। कि दूसरी तरफ वैंग वापस चाइना पहुंच चुका था। तभी उसका फ्रेंड लू से पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए एक पूरे का पूरा लॉ फॉर्म खरीद लिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है। इस पर वैंग ने उससे कहा कि देखो, मैंने अपनी वाइफ को पूरे 1 साल वेट करवाया है, इसलिए ये कंपनसेशन मुझे बहुत ही कम लग रही है। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेन को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी एक लड़का उसको पीछे से आवाज मार कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैंने तुम्हें एक जरा सा हाथ क्या लगा लिया, तुम मेरे करियर को तबाह करने के लिए चल पड़ी, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने तुम्हारे साथ। तभी शेन उसको कहती है कि तुम HR मैनेजर की पोस्ट पर हो, लेकिन तुमने हमेशा अपने पावर को अब्यूज किया है, तुमने हमेशा इंटर्निस को हैरास किया है। HR मैनेजर तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। तभी कहता है कि मेरी प्रमोशन हेड डिपार्टमेंट की पोस्ट पर होने वाली थी, लेकिन तुमने एक कंप्लेन करके मेरा सारा करियर तबाह कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। वो शेन को हिट करने लगा था, लेकिन शेन उसको रोकती है और उससे कहने लगी कि तुम्हारी वजह से पहले ही 3 लड़कियां रिजाइन कर चुकी हैं और उनमें से एक लड़की को तो डिप्रेशन तक हो चुका है। तभी वो सबको अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि जिस तरह इसने मुझे और मेरे कोलीग्स को हैरास किया, मेरे पास उसका एविडेंस भी मौजूद है, इसलिए कंपनी तुम्हें फायर करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाने वाली। HR मैनेजर उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अभी के अभी अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर शेन उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, अपने किए का तुम्हें अभी तक कोई रिग्रेट नहीं, जो कुछ तुमने किया वो एक क्राइम है। मैं तुम्हें बता दूंगी, ये रिपोर्ट तो कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें कोर्ट में भी सू करने वाली हूँ। जिस पर HR मैनेजर उसे कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, लैंड ओनर ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस पर HR मैनेजर उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी एक रिपोर्ट की वजह से मेरी जॉब चली गई, लैंड ओनर ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी किसी भी चीज को इजी नहीं रहने दूंगा। और तभी वो एक नाइफ निकालकर उसको अटैक करता है। इतने में वैंग अपने फ्रेंड लू और टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। HR मैनेजर उसको अटैक करता, इससे पहले ही वैंग उसको बचा लेता है। वैंग को देखते ही शेन सोचने लगी कि इस लड़के को मैंने पहले भी कहीं देखा है, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी लू वैंग से कहता है कि चलो हम कंपनी का राउंड लगाकर देखते हैं कि जो गिफ्ट तुमने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है वो कैसा है। लेकिन जाने से पहले वैंग भी इस सोच में पड़ चुका था कि इस लड़की को मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। उनके जाने के बाद असिस्टेंट शेन को बताती है कि ये हमारे कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो लड़कियां इनके करीब जाने की कोशिश करती हैं, उनको ये बहुत डिसलाइक करते हैं। मैं वहाँ पर शेन की कोलीग एमी आ चुकी थी, जो उससे कह रही थी कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, जिस तरह पूरे ऑफिस के सामने तुम प्रेसिडेंट के करीब गई वो काफी इम्प्रॉपर था। इतने में मैनेजर वहाँ पर आकर बताने लगा कि बॉस ने अपने पर्सनल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए इंटर्नीज में से किसी एक को फुल टाइम पोजीशन देने का फैसला किया है और वो तुम दोनों में से किसी एक को चूज करने वाले हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। जिस पर एमी शेन से कहती है कि तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, वो डेफिनेटली मुझे चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर उन दोनों को लेकर मिस्टर वैंग के पास पहुंच चुका था। एमी उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते ही उनसे कहने लगी कि मैं 1 साल से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, स्पेशली मैं बेड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हूँ। इस पर वैंग अपने मैनेजर से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इसको सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाओ ताकि ये बेड की सेल्स पर लग जाए। इस बात पर मैनेजर और शेन दोनों ही एमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। इनको देखते ही वो सोचने लगी कि मैंने इसको कहाँ देखा है जो इतना जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसने वैंग को अपनी प्रोफाइल दी, जिस पर उसका नाम देखते ही वैंग सोचने लगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इतने में वैंग को शिंगशी की कॉल आ चुकी थी, जो उससे कह रही थी कि आपने मेरे फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादती की है, आप आज ही मेरी सिस्टर इन लॉ को लेकर घर पहुँचे, वरना मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज होने वाली हूँ। जिस पर वैंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फोन रखने के बाद वैंग अपने मैनेजर से पूछने लगा कि मुझे अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट देना चाहिए, जबकि मैं उसे फर्स्ट टाइम मिलने वाला हूँ। इस
पर मैनेजर ने उसको बताया कि मुझे गर्ल्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें शन से पूछना चाहिए। मैनेजर उससे पूछने लगा, मैंने सुना है कि आपने अपनी वाइफ के लिए इस पूरे लॉ फर्म को खरीद लिया है, क्या यह सच है? जिस पर उसे बताया गया कि हाँ ये सच है, लेकिन ये मुझे काफी नहीं लग रहा। तभी शन सोचती है कि ये कितना अमेजिंग है, काश मेरा हस्बैंड भी इसी की तरह होता। हैंक उससे एक दफा फिर गिफ्ट के बारे में पूछता है। तभी वो उसे बताने लगी, मुझे लगता है कि आपने काफी टाइम से अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इसलिए आप उसको लेकर किसी रेस्टोरेंट चले जाएं। जाते हुए उसके लिए कुछ फ्लावर्स ले जाए और हाँ, उसको शॉपिंग पर लेकर जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे अच्छी कॉम्पनसेशन आपका क्वालिटी टाइम है। उसकी इस सजेशन से वैंक काफी इम्प्रेस हुआ। तभी वो अपने मैनेजर से कहने लगा कि सभी फॉर्मेलिटीज को साइड पे रखो, इस लड़की को मेरा पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए। जिस पर मैनेजर के साथ साथ शन भी काफी हैरान हुई। नेक्स्ट सीन में शन ने वैंक को फ्लावर्स देकर उससे बताया कि मैंने आपकी वाइफ के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। ये देखें, मैंने उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी खरीदे हैं। तभी वैंग उससे कहने लगा कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम यकीनन थक चुकी होगी, इसलिए घर जाओ और रेस्ट करो। उसके जाने के बाद शन ने भी टैक्सी मंगवाकर अपने घर जाने लगी। तभी वैंग उसको मैसेज करके उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बात कर रहा हूँ। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। तभी वैंग को शन की तरफ से किसी लड़के की आवाज आती है, जो कि एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर था, जो अपनी वाइफ को वॉइस मैसेज कर रहा था। इस बात पर उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे आइडिया नहीं था मेरी वाइफ इस तरह की लड़की निकलेगी। जबकि दूसरी तरफ शन को शिंगशी की कॉल आती है, जो उससे पूछने लगी कि क्या मेरा भाई तुम्हारे पास आया था? जिस पर वो बताती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आया था। शन उसको बताती है कि एक्चुअली आज मैं अपने बॉस के साथ काफी बिजी थी, क्योंकि उसने अपनी वाइफ के लिए काफी सारे प्रेजेंट्स खरीदे। जानती हो, वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ज्यादा रिच है और बिल्कुल स्पॉइल माय वाइफ टाइप है। तभी शिंगशी उसको बताती है कि टेंशन मत लो, मेरे भाई भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे पता है वो आज रात तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। तभी शन कहती है कि ठीक है, मैं अपने घर जाकर उसका वेट करूंगी। घर जाने के बाद उसने काफी देर तक वेट किया, लेकिन वैंग तो जैसे जाने का डिसीजन चेंज कर चुका था। नेक्स्ट सीन में वैंग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, जबकि शन और मैनेजर भी वहीं पर मौजूद थे। खेल के दौरान जब बॉल शन को लगने लगी तो मिस्टर वैंग उसको बचाने के लिए पहुंच चुके थे और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इतने में मिस्टर वैंग का बिजनेस पार्टनर भी वहाँ पर पहुंच चुका था, जो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो शन को बैंक करते हुए वैंग से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली सारी लड़कियां इतनी ही हॉट हैं, जो कि उसको काफी बुरा लगा। तभी वो उसको थप्पड़ मारती है, लेकिन जल्द ही उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी बिजनेस पार्टनर उसे कहता है कि तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हिट करने की? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? इससे पहले कि वो शन को हिट करता, वैंग उसको रोक चुका था। तभी वो उससे कहने लगा कि क्या तुम भूल चुके हो कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पिछले महीने ही हम दोनों की $10 मिलियन की डील हुई है, जो कि यकीनन तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ऐसे लगता है जैसे तुम अपनी सेक्रेटरी से बहुत प्यार करते हो। जब तुम्हारा इससे दिल भर जाए तो मेरे मैनेजर को बता देना, या फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही इसे रख लेते हैं। ये सुनते ही जहाँ शन को बहुत बुरा लगा, वहाँ पर वैंग ने भी उसको हिट कर दिया। वैंग अपने बिजनेस पार्टनर से कहने लगा कि जो बकवास तुमने अभी की है उसके लिए तुम्हें मेरे सेक्रेटरी से अभी के अभी माफी मांगना होगी। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी 3rd क्लास सेक्रेटरी से माफी मांगू? वो वैंग को समझाने लगा कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद करते हो, बस इसे कुछ हफ्तों के लिए मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें इसे वापस लौटा दूंगा। तभी वैंग उसको एक दफा फिर हिट करता है और उसे कहता है कि तुम क्या डील खत्म करोगे? मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे टाइज खत्म करता हूँ, और गार्ड से उसको बाहर फेंकने के लिए कहता है। ऑफिस पहुंचकर शन उसको समझाने लगी कि मेरी वजह से आपको उस कंपनी के साथ टाइज खत्म नहीं करने चाहिए थे। जिस पर वैंग उससे कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्टैंड मुझे लेना ही पड़ा। तभी वो पूछती है कि आपका मूड मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि कल अपनी वाइफ के साथ आपकी मीटिंग कुछ अच्छी नहीं रही। इस पर वो बताने लगा, मुझे तो लगता है कि मेरी वाइफ तो शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिस पर वो कहती है कि देखें, मैं नहीं जानती कि आप और आपकी वाइफ के बीच में क्या हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपके बीच में किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। उसकी बात तो जैसे उसका बॉस समझ चुका था। तभी वो सोचता है कि ठीक है कि कल रात मैंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन महज एक लड़के की आवाज से मैं अपनी वाइफ को जज नहीं कर सकता। तभी वो उसको थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए कुछ और भी अरेंजमेंट्स चाहिए, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, और साथ ही उसको ओवर टाइम की पेमेंट भी करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। एक सीन में शन वैंग के साथ शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी थी। तभी उसको शिंगशी की कॉल आती है, जिसने उसको बताया कि तुम्हारा हस्बैंड आज तुम्हारे पास जरूर आएगा, बल्कि हो सकता है मैं तुम्हें खुद भी विजिट करूं। तभी शन सोचती है कि मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूं, क्या मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए? मॉल में इंटर होते ही स्टाफ उनको वेलकम करता है, लेकिन वो शन को मिसेस वैंग समझने लगे। मैनेजर ने वैंग को बताया कि हमने आपके ऑर्डर्स रेडी कर दिए। तभी वो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाता है, जिनको देखकर शन सोचने लगे कि इतने सारे गिफ्ट
गिफ्ट्स को तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती हूँ। तो नहीं कैसे हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ को मिलियंस डॉलर्स के गिफ्ट देते हैं। तभी वो वॉच कलेक्शंस के पास जाकर एक वॉच चूज करने लगी। वैंग के पूछने पर उसने बताया कि मैं अपने हस्बैंड को एक वॉच गिफ्ट करना चाहती हूँ। जब वैंग को पता चला कि वो मैरिड है तो उसको काफी शॉक लगा। तभी वो वॉच को चूज करने में शेन की हेल्प करने लगा, जो कि शेन को भी काफी अच्छी लगती है। तभी वो मैनेजर को इसको पैक करने के लिए कहती है और साथ ही वैंग सोचने लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लड़की प्रोफेशनल होने के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो शेन अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां पर शिंगशी पहले ही उसका वेट कर रही थी। शिंगशी उसे कहने लगी कि मेरे भाई यहाँ पर 8 बजे पहुँचने ही वाले होंगे। शेन उसे कहने लगी कि मैं बहुत नर्वस हूँ। तभी शिंगशी उसे कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो, कुछ ही देर में मेरे भाई यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। शेन खुद को चेयर अप करती है और खुद से कहती है कि मुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थोड़ी ना है। जब हम सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे तब मैं उससे मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने वाली। बेल बजने पर शिंगशी ने उसको दरवाजा खोलने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला जब अनप्लेजेंट सरप्राइज उसको मिला, उसकी बिल्कुल भी उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डोर पे कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर जियांग खड़ी थी, जो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और शेन से कुछ पैसों की डिमांड कर रही थी। लेकिन शेन उसको पैसे देने से मना कर देती है, जिस पर जियाई उससे कहती है कि क्या इस दिन के लिए मेरे डैड ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, आज जब तुम स्टेबल हो चुकी हो तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रही। जिस पर शेन उससे कहने लगी कि तुम्हारे डैड तुम्हें ही मुबारक हो, उन्होंने आज तक मेरे साथ मारपीट के अलावा कुछ नहीं किया। मैं जहाँ पर भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ से चली जाओ। शिंगशी के दरवाजा बंद करने के बाद जियांग अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उससे कह रहा था कि देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। जिस पर जियांग उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे, आखिर मेरा नाम भी जियांग है। वैंग जो अभी ही ऊपर आया था उसने उनकी सारी बातें सुन ली, जो कि जियांग को शेनयिंग समझ रहा था और उसे कहने लगा कि तुमने अपना सरनेम क्या बताया। जिस पर जियांग उसको एक दफा फिर बताती है। वैंग एक दफा फिर बुरी तरह डिसहार्ट हो गया और सोचने लगा कि देखो जरा, मैंने इस लड़की के बारे में जिस तरह सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही निकली। देखो जरा, मेरे साथ शादी होने के बावजूद भी ये बॉयफ्रेंड के साथ दनदनाती फिर रही है और मैं बेवकूफों की तरह यहाँ मुंह उठाकर चला आया। वैंग काफी गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जिया ये समझ चुकी थी कि ये यहाँ पर किसी और के पास नहीं बल्कि शेन से मिलने आया था। देखो जरा शेन को, कितने अमीर आदमी को फंसा लिया, ये वाकई कोई बहुत टॉप चीज है। वैंग काफी गुस्से में पार्किंग पहुंच चुका था। तभी उसको शिंगशी की कॉल आती है, जो उससे पूछ रही थी कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ को लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। वैंग उसे कहने लगा कि देखो मेरी कोई वाइफ नहीं है, अपनी फ्रेंड से बोलो कि कुछ टाइम निकालकर मेरे साथ मिले, मैं उसको 50 मिलियन युवान दे दूंगा, लेकिन प्लीज उसे कहो कि मुझे डिवोर्स दे दे। लेकिन शिंगशी शेन को कुछ नहीं बताती और उसे कहने लगती है कि मेरा भाई कह रहा था कि उसने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, जिसकी कॉम्पनसेशन के लिए वो तुम्हें 50 मिलियन युवान देने वाला है। शेन की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगी। नेक्स्ट सीन में शिंगशी अपने ऑफिस में मौजूद थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि वैंग और शेन का मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है, अब इन दोनों को मिलाने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उससे चैरिटी ऑक्शन के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि वो गोल्डन नेकलेस वो किसी को भी मत देना, भले उसकी प्राइस कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन वो तुम मेरे भाई को ही देना, क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट करेंगे। सेक्रेटरी उसको समझाने लगी कि देखिए उस नेकलेस की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इससे शिंगशी को क्या ही फर्क पड़ना था। तभी वो कहती है कि जैसे मैंने कहा सब वैसे ही होना चाहिए, किसी भी तरह वो नेकलेस किसी और को ना मिले, और हाँ इस ऑक्शन के लिए शंघाई के सभी अमीर लोगों को इन्विटेशन भेज देना। सेक्रेटरी के वहाँ से जाने के बाद शिंगशी ने शेन को कॉल करके उससे बोला कि तुम्हें मेरे साथ कल किसी भी तरह चैरिटी ऑक्शन पे जाना ही होगा, जिस पर शेन राजी हो गई। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जिससे शिंगशी कहने लगी कि कल किसी भी तरह तुम मेरे भाई के साथ चैरिटी ऑक्शन पे जरूर पहुँचना। लू से प्रॉमिस करता है कि मैं वैंग को लेकर चैरिटी ऑक्शन पे जरूर पहुँचूंगा। ऑक्शन में वैंग की मुलाकात शेन से होती है, जिसके पूछने पर शेन ने उसको बताया कि मैं अपनी फ्रेंड की बिहाफ पर यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझ जैसी लड़की को कौन यहाँ पर बुलाता है। तभी वैंग ने भी उसको बताया कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। कुछ ही देर में ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, जो होते होते लास्ट आइटम तक पहुँच गयी, और वो लास्ट आइटम कुछ और नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का एक नेकलेस था, जिसकी ऑक्शन 30 मिलियन युआन से स्टार्ट होते होते 80 मिलियन युआन तक पहुँच गयी। वैंग शेन से कहता है कि तुम जितनी अमाउंट चाहो इस पर लगा दो। तभी शेन उस पर 100 मिलियन युआन लगाती है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि कोई और उसको 200 मिलियन युआन में खरीद लेता है। लेकिन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंगशी की सेक्रेटरी थी, जो उसको शेन को प्रेजेंट करते हुए कहती है कि ये मिस्टर वैंग की वाइफ के लिए है, जिस पर शेन काफी कंफ्यूज हो गई। तभी वैंग को शिंगशी की कॉल आती है, जिसने उसको बताया कि मैंने नेकलेस तुम्हारी वाइफ के लिए भिजवा दिया है, क्या तुम लोगों ने वो रिसीव कर लिया है। वैंग उसको बताता है कि तुमने गलत लड़की को नेकलेस भिजवाया है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वर्कर को भी पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं। तभी वो
अपोलोजाइज करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिस पर एक लड़का शेन को बुली करने लगा और उससे कहता है कि वाकई स्टाफ से गलती हुई है, वरना मैं भी कहूँ कि तुम जैसी लड़की इतने बड़े प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वैंग उसको डिफेंड करने के लिए आगे आ चुका था और उसको वो नेकलेस प्रेजेंट करते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी वो लड़का कहता है कि देखो जरा, कुछ लोगों को एक्टिंग करने की कितनी आदत है, तुम्हें भी शायद रिच लोगों की एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तुम शायद खुद को मिस्टर वैंग समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल भी अटेंड नहीं करता। तभी वहाँ पर लू पहुँच चुका था जिससे वो लड़का कहता है कि देखो जरा इस आदमी को, ये खुद को मिस्टर वैंग समझ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने गार्ड्स को बोलकर इसको बाहर फेंकवा दूं। ऐसे आपने मुझसे वादा किया था कि आप आज मुझे जरूर मिस्टर वैंग से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तभी लू उसको हिट करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम इसे जानते नहीं, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी लू कहता है कि मैं लड़कियों को हिट नहीं करता, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये पीके इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट मिस्टर वैंग हैं? ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। तभी वैंग शेन से भी वहाँ से चलने के लिए कहता है। बाहर निकलते ही शेन भी हंसने लगी। तभी वैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा है, क्या इसकी कोई खास वजह है? जिस पर शेन उसको बताने लगी कि आज आपने उस लड़के को बहुत अच्छा सबक सिखाया है, आइंदा वो किसी को भी बुली नहीं करेगा। शेन वैंग को वो नेकलेस वापस करने लगती है तो वैंग वो लेने से इनकार कर देता है। तभी शेन कहती है कि देखिए ये बहुत प्यारा है, मुझे क्या ये किसी भी लड़की को बहुत पसंद होगा, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, 200 मिलियन युवान का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैं इसको रखती हूँ तो मुझे इस पर 20% टैक्स देना होगा, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जिससे वैंग काफी इम्प्रेस हुआ और उसे कहता है कि तुम वाकई हमारी कंपनी की जबरदस्त एम्प्लॉय हो, इतनी जल्दी तुमने सारी चीजें कैलकुलेट कर भी ली। वैंग के कन्विंस करने पर शेन वो नेकलेस रखने के लिए राजी हो जाती है। तभी शिंगशी उसको मैसेज करके उसका 5 का नंबर देकर बोलती है कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे कॉल करके उससे बात कर लो। तभी वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटा देना चाहिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने कॉल मिलाई शेन का फोन बज उठा। लेकिन तभी शेन उसको बताती है कि मैंने अपनी राइड के लिए टैक्सी बुलवाई थी और मेरे ड्राइवर की कॉल आ गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। शेन के जाने के बाद वैंग सोचने लगा कि ये मेरी वाइफ नहीं है, तो मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, आखिर मैं उसको इतना फैंटेसाइज क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वैंग लू के साथ अपने ऑफिस में मौजूद था और वो लू को बताता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तभी लू उससे कहता है कि तुम्हारे अंडर एक पूरी लीगल टीम काम कर रही है, तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते, और हाँ वो तुम्हारी सेक्रेटरी शेन, वो भी तो लॉ का स्टडी कर रही है, उसे बोलो ना कि वो तुम्हारी हेल्प करे। तभी वैंग कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरी कंपनी में अनाउंस कर दूं कि मेरी डिवोर्स होने वाली है। लू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम उसे एक दफा कांटेक्ट करके उससे बात कर लो, ऐसा ना हो कि किसी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाए। तभी वैंग कहता है कि ठीक है, मैं उसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरी तरफ जियांग भी शेन से मिलने के लिए ऑफिस पहुँच चुकी थी। तभी वो असिस्टेंट से बोलती है कि मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है, मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है और मुझे पैसों की जरूरत है। असिस्टेंट उसको शेन के ऑफिस में बिठाकर उसे बताती है कि उनके डिपार्टमेंट की मीटिंग हो रही है, उसे कुछ टाइम लगेगा आने में। जियांग वहाँ पर वेट कर रही थी। तभी शेन को वैंग की कॉल आती है जो जियांग अटेंड कर लेती है। वैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, मैं इस शादी को नहीं रखने चाहता और तुम परेशान मत हो, क्योंकि इसकी कॉम्पनसेशन में मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम भी दूंगा। जियांग उसे कहती है कि ठीक है, मैं इस डिवोर्स के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपना ये वाला नंबर आइंदा यूज नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपना न्यू नंबर देती हूँ, आइंदा उसी पर कॉन्टेक्ट करना। फोन काटने के बाद जियांग उसकी हिस्ट्री डिलीट कर चुकी थी और तभी सोचती है कि देखना, मैं तुम्हारी डिवोर्स भी करवा दूंगी और कॉम्पनसेशन भी खुद रख लूंगी। तुम्हारी भी क्या किस्मत है, अब तक तुम्हारे हस्बैंड चाइना आने के लिए रेडी नहीं थे और अब आते साथ ही तुम्हें डिवोर्स देने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में शेन की मुलाकात शिंगशी से हुई। तभी शिंगशी उससे पूछती है कि क्या कल ऑक्शन में तुम्हारी किसी खास इंसान से मुलाकात हुई। तभी शेन उसको बताती है कि हाँ, मेरी मुलाकात हमारे बॉस से हुई थी, जिससे शिंगशी काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी। तभी वो कहती है कि मैं उसकी बात नहीं कर रही, पता नहीं क्या मसला हो रहा है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना थी। मुझे पता चला है कि मेरे भाई माउंटेन विला पर डिनर करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम जाके उनसे मिल लो। ठीक है, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहती तो सिर्फ उसे दूर से देख लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, वो बहुत हैंडसम और बहुत केयरिंग है। शेन इस बात पे बिल्कुल भी राजी ना थी, लेकिन शिंगशी ने बिलाखिर उसको कन्विंस कर ही लिया। मूवी आगे बढ़ती है तो विंग माउंटेन विला पर डिनर के लिए पहुंच चुका था। तभी वहां पर शिंगशी और शेन भी आ गई। शिंगशी शेन को अकम्पनी करके उसके साथ अंदर जाती, इससे पहले ही उसको कंपनी से कॉल आ जाती है कि कोई बहुत अर्जेंसी हो गई है, जिसकी वजह से उसको बहुत
जल्दी जाना पड़ा। अभी वो शेन से अकेले अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि सब चीजें अच्छे से मैनेज कर लेना, बस एक नजर मेरे भाई को देख लो, तुम देखना तुम खुद ही फ्लैट हो जाओगी। जबकि दूसरी तरफ वैंग जियांग के साथ अंदर मौजूद था। वो जियांग से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसी और को पसंद करती हो, इसलिए इस रिश्ते को घसीटने की हमें कोई जरूरत नहीं। उसको देखते ही जियांग समझ चुकी थी ये वही लड़का है जिसने मुझे शेन के फ्लैट के बाहर देखा था। यकीनन ये मुझे शेन समझ रहा है। वैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेट भी करूंगा। अपना कार्ड देते हुए वैंग उसे बताता है कि इसमें 50 मिलियन युआन मौजूद हैं। इतने सारे पैसे देखने के बाद जियांग सेटिस्फाई होने के बजाय सोचने लगी कि इस आदमी के पहनी हुई हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं डिवोर्स लेती हूँ तो मुझे सिर्फ 50 मिलियन युआन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इस शादी को कंटिन्यू रखती हूँ तो मैं इससे बहुत ज्यादा पैसे बटोर सकती हूँ। तभी वो कहने लगी कि मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। जिस पर वो उसको बताता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तुम पहले ही मेरे साथ चीटिंग कर रही हो, इस बात से मैं वाकिफ हूँ और इस बात के लिए मैं तुम्हें सू भी कर सकता हूँ और अगर मैं तुम्हें सू करूँ तो मैं कॉम्पनसेशन को भी कम करूंगा, इसलिए हर तरह से तुम्हारा नुकसान है। लेकिन जियांग तो जैसे अपनी बात पे अड़ ही गई थी। तभी कहती है कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वैंग उसे कहने लगा कि तुम्हें शायद आइडिया नहीं, ये सौदा तुम्हें काफी महंगा पड़ने वाला है और वो वहाँ से चला गया। वो जाने ही लगा था तभी जियांग उसे कहती है कि क्या जाने से पहले तुम मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? जिस पर वो उसे कहता है कि तुम जो चाहे मंगवा लो, मैं पे कर दूंगा। वैंग वेटर को आवाज देते हुए कहती है कि तुम्हारे होटल में जो भी सबसे अच्छा मिलता है मेरे लिए ले आओ। जिस पर वैंग सोचने लगा कि आखिर इस लड़की में मेरी बहन को क्या नजर आया। बाहर निकलकर वैंग की मुलाकात शेन से होती है। तभी वो शेन को बताता है कि मैं यहाँ डिनर करने आया था, लेकिन फिलहाल मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शेन उसे कहती है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज ये मुलाकात नहीं हो सकती, चले बाहर चलते हैं, मैं आज आपको ट्रीट देती हूँ। जिस पर शेन उसे कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी तुम फर्स्ट टाइम मुझे ट्रीट दे रही हो। वैंग को लेकर शेन एक छोटे से रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी वैंग उसे कहता है लगता है मेरी कंपनी तुम्हें बहुत कम पेमेंट करती है जो तुम मुझे इस तरह की जगह पर ले आई हो और देखो मुझे सिर्फ नूडल्स खिला रही हो। शेन उसे कहने लगी कि आप परेशान मत हो, ठीक है कि मैं आपको सिर्फ शैम्प नूडल्स खिला रही हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। शेन के देखा देखी वो भी टेबल साफ करने लगा, लेकिन जब उनका ऑर्डर तैयार हो चुका था तो वो ऑर्डर लेने के लिए चला गया। नूडल्स ट्राई करने पर उसको वो बहुत अच्छे लगे। तभी शेन उससे पूछने लगी कि आपका मूड आज इतना खराब क्यों था, लेकिन जल्द ही उसको आइडिया हो गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया है। तभी वो कहती है कि अगर आप नाम बताना चाहें तो इट्स ओके। जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, तुमने ऐसा भी कुछ पर्सनल नहीं पूछा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं माउंटेन विला अपनी वाइफ से मिलने गया था, लेकिन वो वैसे बिल्कुल भी नहीं जिस तरह मैंने सोचा था। क्या तुम यकीन करोगे, उसने मुझे डिवोर्स देने से इनकार कर दिया है। तभी शेन उसे कहती है कि हो सकता है वो आपके साथ रहना चाहती हो, अगर उसने कुछ बड़ी गलती नहीं की तो आप प्लीज उसे माफ कर दें। जिस पर वैंग ने उसे बताया कि तुम्हें पता है उसने मेरे साथ चीटिंग की है। तभी वो कहने लगी कि मैं अपना मुंह बंद कर दूंगी, मैं अब कुछ नहीं कह सकती। वो शेन से कहने लगा क्या तुम यकीन करोगी, मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं राजी था, लेकिन जो उसने किया इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस पर वो कहने लगी कि मैं आपकी वाइफ को पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप जैसे इंसान को खोकर वो बहुत पछताने वाली है। वैंग उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताने लगी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मन ही मन में कह रही थी कि क्या बताऊं, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वहाँ से फारिग होने के बाद वो दोनों बाहर कार में बैठ गए, लेकिन शेन अपना सीट बेल्ट बांधना भूल चुकी थी। तभी वैंग उसका सीट बेल्ट बंद करने के लिए आगे बढ़ा। इस मौके पर वो उससे काफी करीब आ चुका था, जिसे सामने खड़ी एमी ने देख लिया। तभी वो उन दोनों के फोटोज क्लिक करते हुए कहती है कि तुम देखो अब मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। नेक्स्ट सीन में शेन अपने ऑफिस के वॉशरूम जा रही थी, जहाँ पर पहले से अंदर मौजूद एमी उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए कहती है कि तुम एक बहुत ही बेशरम लड़की हो। इंटर्नशिप करते करते तुम थक चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। शेन उससे पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और जो कुछ तुम कर रही हो इसकी तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अभी एमी अपनी बाकी के कुलीग्स को जमा करते हुए उनसे कहती है कि देखो जरा इस लड़की की हरकतें, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो सबको वो फोटोज दिखाती है जिसमें वैंग शेन के काफी करीब मौजूद था। इस पर शेन कहती है कि तुम सब में से किसी को भी इजाजत नहीं कि मुझे इस तरह से जज करे, और वैसे भी एमी की जो हरकतें हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इस बात पर एमी उसको हिट करने लगती है, लेकिन वो खुद को डिफेंड करते हुए उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं मुझे हिट करने का। तब तक वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहुँच चुके थे, जो पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है। जिस पर एमी कहती है कि ये लड़की एक गंदी लड़की है, मैं तो सिर्फ इसको साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कभी भी थैंकफुल नहीं होती। जिस पर शेन कहती है कि जो बातें तुम कर रही हो इनको याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। तभी हेड डिपार्टमेंट उसको डांटते हुए कहते हैं कि अपना हुलिया देखो, और साथ ही वो उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। एक सीन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर एक मीटिंग जारी थी, जहाँ पर वो एक बहुत ही अर्जेंट प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। वो शेन से कहने लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसको बहुत अच्छे से सर तक पहुँचा दोगी। जिस पर एमी प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आप इसको कैसे दे सकते हैं। तभी शन कहने लगी कि अगर तुम्हें बहुत शौक हो रहा है तो तुम इसे रख लो। शन के वहाँ से जाने के बाद एमी हेड डिपार्टमेंट मिस्टर जू से गुस्सा करती है और उसे कहती है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इस लड़की को क्यों दे दिया। जिस पर वो उसके करीब आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम्हारी राइवल के लिए मैंने कोई अच्छा बंदोबस्त किया होगा। इस प्रोजेक्ट की नेगोशिएशन बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि इसको हैंडल मिस्टर ली कर रहे हैं। तुम तो जानती हो कि मिस्टर ली कितने शेडी इंसान है, लड़कियों का हरास करना, उनको ड्रग्स देने में वो बहुत ही मशहूर है। इस पर एमी बहुत खुश होगी और वो कहती है कि एक दफा इसको इस प्रोजेक्ट को लूज कर लेने दो, तुम देखना इसकी पोजीशन खुद ही कंपनी में डाउन हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शैन मिस्टर ली के असिस्टेंट के साथ जा रही थी, तभी वैंग और उसका मैनेजर उसको देख लेता है। तभी मैनेजर ने वैंग को बताया कि ये मिस्टर ली के असिस्टेंट है। आप शायद जानते नहीं लेकिन मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ इसको, और मैं आपको बता दूं कि मिस्टर ली अपने पार्टनर्स को सेक्सुअली हैरास करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स को। तभी वैंग उसको उन पे नजर रखने के लिए भेजता है। नेक्स्ट सीन में शैन मिस्टर ली के साथ मौजूद थी, तभी वो उससे ड्रिंक करने के लिए कहता है। शैन उसे बताती है कि मैं आपके साथ नेगोशिएशन के लिए आई हूँ और मैं ड्रिंक नहीं करती क्योंकि मुझे अल्कोहल से बहुत एलर्जी है। लेकिन मिस्टर ली के तो जैसे इरादे ही ठीक नहीं थे और कहने लगा कि अगर मैं 10 लड़कियों को ड्रिंक करने के लिए कहूँ तो उनमें से 8 को एलर्जी हो जाती है और मैं जानता हूँ कि ये सब झूठ है। जिस पर शैन कहती है कि ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है और न ही मैं इस बारे में झूठ बोल सकती हूँ। तभी वो कहने लगा कि देखो, तुम्हारी कंपनी से जो लास्ट टाइम लड़की आई थी उसने भी ड्रिंक करने से इनकार कर दिया था और मुझे उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो आज तक मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है और वैसे भी तुम एक क्लेवर लड़की हो, मैं जानता हूँ तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी शैन कहती है कि ठीक है, मैं इसे ड्रिंक कर लूंगी, लेकिन ड्रिंक करने से पहले ही वो उसको उसके मुंह पे फेंकते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी उसको गार्ड्स रोकते हैं। मिस्टर ली उसके करीब आने लगा। तभी वो कहती है तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मैं मिस्टर वैंग की असिस्टेंट हूँ, जो कुछ तुम कर रहे हो अगर इसकी खबर उनको होगी तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी ली कहता है मैं जानता हूँ मिस्टर वैंग एक 3rd क्लास एम्प्लॉय के लिए मेरे साथ अपने नोट्स कभी खराब नहीं करेंगे। ली उसके मजीद करीब जाता है, इससे पहले ही उसको वैंग का एक जोरदार पंच पड़ता है। मिस्टर वैंग को इस गुस्से में देखकर वो चिल्लाने लगा कि देखो, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, ये खुद चलकर मेरे पास आई है और मुझे अपने लुक्स दिखाकर सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कहने लगा कि तुम जानते हो हम काफी प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, अगर तुम मुझे नाराज कर दो तो तुम्हें काफी $1 मिलियन का लॉस हो सकता है। पर वैंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ डील्स कैंसिल कर दूं तो मैं शंघाई जैसी सिटी में सरवाइव नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ली पाँव पड़कर उससे माफी मांगने लगा, जिस पर वैंग कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि इस लड़की से माफी मांगनी चाहिए। तभी वो जाकर शैन से माफी मांगता है। तभी शैन कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो उन लड़कियों के साथ कुछ भला नहीं हो सकता जो तुम्हारी वजह से मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पर ली उससे कहता है कि देखो, मैं उन सारी लड़कियों को बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं कॉम्पनसेट करूंगा। जिस पर शैन ने उसको बताया कि एक एक लफ्ज जो तुमने कहा है मेरे पास मोबाइल में सेव है, आज तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। तभी गार्ड्स उसको लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन उसके जाते ही शैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तभी वैंग उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मूवी आगे बढ़ती है तो शैन हॉस्पिटल में मौजूद थी, उसको होश आया तो वैंग उसके पास मौजूद था। वैंग उसको बताता है कि उसने न सिर्फ तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स डाल दिए थे बल्कि उस रूम में कुछ मेडिसिन भी मौजूद थी जिसको तुमने कुछ ज्यादा ही इनहेल कर लिया। तभी शैन पूछती है कि क्या मैं अपनी हद से बाहर तो नहीं निकली? इस पर वैंग ने उसको बताया कि नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। वैंग उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत काफी सीरियस है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन शैन उसको मना करके कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, एक्चुअली मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, लेकिन तुम परेशान मत होना, मेरी असिस्टेंट यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मौजूद होगी। सीन शिफ्ट होता है तो मिस्टर वैंग अपने ऑफिस में मौजूद थे। उसने जू को बुलाया और उससे पूछने लगा कि जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें हैंड ओवर किया था उसका क्या बना। जिस पर जू उसको बताता है कि वो प्रोजेक्ट मैंने मैम शैन को दिया था। वैंग उसे कहता है कि वो प्रोजेक्ट मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें हैंड ओवर किया था, लेकिन तुमने वो प्रोजेक्ट एक असिस्टेंट को दे दिया, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तभी जू कहने लगा कि मुझे मैम शैन ने खुद रिक्वेस्ट की थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर करना पड़ा। वैंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ आइडिया है, लास्ट टाइम जिस लड़की को हमने मिस्टर ली के साथ नेगोशिएशन के लिए भेजा था वो अब कहाँ पर है और उसने कंपनी क्यों छोड़ दी? जिस पर मिस्टर जू के पसीने छूटने लगे और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उसने कंपनी छोड़ दी और रिजाइन देने के बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। अभी वैंग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस लड़की को मिस्टर ली ने हैरास किया था और वो मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है, और आज भी तुमने डेलिबरेटली मिस शैन को उसके पास भेजा क्योंकि तुम उसे खुश करना चाहते थे, और इस सब के मेरे पास एविडेंस भी मौजूद है। तभी मिस्टर जू उसके पाँव पड़ते हुए उससे कहता है कि आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये सब कुछ मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी जो उसको अपने साथ ले गई। एमी ने जब देखा कि
पुलिस मिस्टर जो को अपने साथ ले गई तो वो कहने लगी कि ये सब कुछ यकीनन शैन की वजह से हुआ होगा। देखो वो प्रेसिडेंट के कितने करीब आ चुकी है और उसके कहने पे कुछ भी हो जाता है। और एक मुझे देखो, इतनी मुश्किलों से मिस्टर जो के करीब आई थी और उसको भी पुलिस ले गई, लेकिन इस लड़की को मैं किसी भी कीमत पे कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में शैन अपनी सीट पर मौजूद थी। तभी एमी उसके पास आकर उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ कर दो। शैन उससे पूछती है कि तुम क्या बात कहना चाह रही हो, सीधे सीधे बताओ। तभी एमी कहने लगी कि तुम्हारी वजह से जो आज मिस्टर जो के साथ हुआ, उसके बाद हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें परेशान करें, क्योंकि हो सकता है हमें भी जेल भेज दिया जाए। शैन पूछने लगी क्या मतलब? मिस्टर जो को पुलिस ले गई। तभी उसकी कोलीग उसको बताती है कि हाँ, उस पर यह इल्जाम लगा है कि उसने किसी और कंपनी के साथ मिलकर अपनी कोलीग को फंसाने की कोशिश की। जिस पर शैन सोचने लगी कि वो काफी टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे थे। अगर मिस्टर वैंग ने उसको निकाल दिया तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे कंपनी का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। एमी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन उसके जवाब न देने पर एमी को गुस्सा आता है और कहने लगी कि तुम एक बहुत ही एरोगेंट लड़की हो, किसी को जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझती। वैसे भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिस तरह से तुम मिस्टर वैंग को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक फैमिली मैन है। हम सब जानते हैं कि वो अपनी वाइफ पे जान छिड़कते हैं, इसलिए तुम्हें उसका घर खराब करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बात पर सभी कोलीग्स रिएक्ट करते हुए कहती है कि वाकई अगर तुम उनको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें बहुत शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह किसी का घर खराब करने का। तभी शैन कहती है कि तुम सब अपने मुंह बंद कर लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जहाँ से तुम्हें लगे कि मैं उन्हें सीड्यूस कर रही हूँ। मैं कहने लगी कि ठीक है, हो सकता है कि तुम उन्हें सीड्यूस ना कर रही हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद करते हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि वो अपनी वाइफ पे जान छिड़कते हैं। वो एक फैमिली मैन है और उनके नजदीक तुम्हारी वैल्यू महज एक मिस्ट्रेस जितनी है। तभी शैन के कोलीग्स उसके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें बनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी सी वर्कर हूँ जिनके साथ वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। तभी शैन उसे कहती है कि अगर मेरे मॉरल करप्शन को लेकर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो मुझे दिखाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे कैरेक्टर को लेकर तुम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आइंदा मुझे लेकर किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैं सीधे सीधे पुलिस को बुला लूंगी। नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक में सभी कोलीग्स लंच कर रहे थे। तभी शैन अपना लंच लेकर उनके पास आ गई और वो सब वहाँ से उठने लगी और कहने लगी कि हमें ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना जो एक मैरिड मैन को सीड्यूस करने की कोशिश करती हो। कुछ ही देर में शैन अपने अकाउंटेंट के पास कुछ पेमेंट लेने के लिए पहुंची। तभी उसकी अकाउंटेंट उसे कहती है कि मिस्टर वैंग तुम पर खुल के पैसा खर्च कर रहे हैं और तुम हो के एक छोटी सी अमाउंट के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई। तभी शैन एक दफा फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। कुछ ही देर में ऑफ टाइम के बाद शैन का सामना वैंग से होता है तो वो उसको अवॉइड करती है। वैंग उसे कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही आता है। जिस पर वो उसे कहने लगी कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बस लेने की आदत है, अब मैं चलती हूँ। इतने में वैंग को लू की कॉल आ चुकी थी और वो उसे कह रहा था कि चलो हम कहीं ड्रिंक करने चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो वैंग लू के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी लू से कहने लगा कि तुमने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए बस कर दो। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या तुम अपनी डिवोर्स को लेकर परेशान हो? नहीं, बल्कि तुम सेक्रेटरी शैन को लेकर परेशान हो। क्या तुम उसे पसंद करते हो? फिर वैंग उसको रोकता है और कहता है कि बेतुकी बात मत करो, वो मैरिड है और अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश है। तभी लू उसको बताता है कि तुम जानते हो वो दोनों अलग रहते हैं, एक कपल जो अपनी प्राइवेट लाइफ अलग गुजार रहा है, उनके बीच में क्या ही मोहब्बत होगी। इतने में वैंग को अपने कजन जिन्हो की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। कॉल ड्रॉप करने के बाद लू से पूछता है कि क्या तुम्हारा वही कजन है जो बहुत ही मैसी लाइफ गुजार रहा है? तुम जानते तो हो कि उसकी प्राइवेट लाइफ कितनी खराब है, वो एक साथ 10-10 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, वो एक टिपिकल प्ले बॉय है, इसलिए तुम्हें उसको अवॉइड करना चाहिए। जिस पर वैंग उसे कहता है कि देखो, अगर वो मुझे परेशान नहीं कर रहा तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं उसके प्राइवेट लाइफ में घुसने की, और वैसे भी उसे मैंने बता दिया है कि मैं अभी तक अमेरिका से वापस नहीं आया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में शैन अपने घर जा रही थी। तभी उसकी टक्कर जिन्हू की कार से हो जाती है। जिन्हू उसको पहली नजर में पहचान चुका था और वो जानता था कि ये वैंग की वाइफ है। तभी वो सोचता है कि देखो जरा इसे, ये अभी तक उतनी ही हसीन है, बल्कि आज तो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। जिन्हू से कहता है कि क्या आप ठीक है? तभी शैन उसे कहने लगी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आहिस्ता, आप गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा क्योंकि दोबारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जिन्हू से पूछने लगा कि क्या आपने मुझे पहचाना? तभी शैन उसे कहती है कि क्या मुझे आपको पहचानना चाहिए? तभी जिन्हू सोचता है कि अगर इसको मैं नहीं याद तो यकीनन इसको वैंग भी याद नहीं होगा, और वैसे भी वो तो अभी तक अमेरिका से वापस नहीं आया, इसलिए क्यों ना इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेली जाए। तभी वो उसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। तभी शैन उसे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर लू वैंग हो? जिस पर वो कहने लगा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, मैं ही मिस्टर लू वैंग हूँ। इस पर वो कहने लगी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारी फर्स्ट मीटिंग इस तरह हो जाएगी। तभी जिन्हू से कहता है कि एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैं पहले ही तुम्हें ढूंढ निकालना
निकालना चाहिए था और मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था। तभी शैन कहती है कि आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। जिन्हों से कहता है कि आपके हाथ पे चोट आ चुकी है, चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तभी वो कहने लगी कि नहीं, ये छोटा सा जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि अगर आप इसी तरह बिहेव करती रही तो मुझे लगेगा कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। जिस पर शैन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। पर जिन्हों से कहता है कि चलो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं और वो उसके साथ चल पड़ी। अगले सीन में शैन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसको जिन्हों का मैसेज आता है जो उसे उसके चोट के बारे में पूछ रहा था। तभी शैन उसको बताने लगी कि मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जिन्हों से पूछता है कि क्या आज आप फ्री है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लेकर लंच पर जाऊँ। तभी शैन उसको बताती है आज नहीं, लेकिन कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शैन की कोलीग उससे पूछने लगी कि तुम्हारा मूड आज काफी अच्छा है, क्या इसकी कोई खास वजह है। तभी शैन उससे पूछती है कि एक्चुअली कल मैं डेट पे जाने वाली हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए। जिस पर उसकी कोलीग उससे कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए जिससे तुम्हारे फिगर्स एलेबरेट हो ताकि अगला बंदा तुम्हें पसंद करे। मिस्टर वैंग के मॉल की सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। जबकि ये सारी कॉन्वर्सेशन दीवार के पीछे खड़ा वैंग भी सुन चुका था। कुछ ही देर में शैन शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी थी। तभी उसकी नजर वहाँ पर जियांग पे पड़ती है जो उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो क्या तुम्हें आइडिया है कि ये मॉल कितना एक्सपेंसिव है। ड्रेस तो रहने ही दो, तुम यहाँ पर एक सेल्स स्कार्फ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम यहाँ पर लेने क्या आई हो। तभी शैन उसे कहती है कि देखो मैं यहाँ से जो भी खरीदूं इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चली जाओ। जियांग उसे कहती है कि देखो तुम जो भी करो उसका डायरेक्टली हमसे ताल्लुक है, क्योंकि अगर तुम पे कर्जा चढ़े और तुम ये पैसे ना दे सको तो ऑब्वियसली ये मुझे और मेरे पेरेंट्स को ही पे करने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे बोल दूं कि ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोर है। शैन उसे कहने लगी कि जब मैं छोटी थी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझ पर एक पैनी तक खर्च नहीं की, उन्होंने हमेशा मेरे साथ बुरा बिहेवियर रखा, तो अब मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि इस टाइम पे वो मेरी हेल्प करेंगे। तभी जियांग कहती है कि तुम भूलो मत, जिस तरह से भी था उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम इस मुकाम तक पहुंच चुकी हो। तभी शैन उससे कहने लगी कि हमेशा की तरह तुम आज तक उतनी ही बेशर्म हो। तभी जियांग सोचती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो पैसे मैं खर्च कर रही हूँ वो तुम्हारे हस्बैंड के ही हैं। शैन अपना ड्रेस पैक करवा रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आकर उसे कहने लगी कि मैं एक दफा फिर तुम्हें बता दूं, यहाँ पर एक आइटम की कॉस्ट 10,000 युआन है, इसलिए तुम कुछ भी खरीदने से पहले 2 दफा सोच लेना। तभी सेल्स गर्ल उसे कहती है कि क्या आप कुछ खरीदना चाहती हैं, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो प्लीज यहाँ से चली जाएं, हमारे बाकी कस्टमर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें। इस पर जियांग कहती है कि मैं कुछ भी खरीदना नहीं चाहती, इनफैक्ट जो चीजें मैं पहले खरीद चुकी हूँ मैं यहाँ पर उनको रिटर्न करने आई हूँ। तभी वो बताती है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते, हम आपको रिफंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से चले जाएं। जियांग उसे कहती है कि ठीक है, अगर आपके स्टोर में नो रिफंड की पॉलिसी है तो फिर इन चीजों को पैक कर दें। सेल्स गर्ल उसे बताती है कि आपका 2,30,000 युआन का बिल बना है, जिस पर उसकी तो चीखें निकल गई और कहने लगी कि क्या इन कपड़ों पर सोना लगाया हुआ है जो इतना महंगा बेच रहे हो। तभी सेल्स गर्ल कहती है कि देखें जितनी पेमेंट बनी है आपको देनी होगी, अगर आप इनको नहीं खरीदना चाहती तो फिर यहाँ से चली जाएं। तभी जियांग कहती है कि कुछ भी हो जाए इन कपड़ों को तो मैं जरूर खरीदूंगी। वो काउंटर पे जाकर पेमेंट करती है और साथ ही शैन से कहती है कि मैं देखती हूँ तुम किस तरह से पेमेंट करती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इन कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। शैन अपने लिए 2 ड्रेसेस को चूज कर चुकी थी। तभी वो सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि इसमें से पेमेंट रख ले, लेकिन सेल्स गर्ल उसका कार्ड नहीं लेती और उससे कहती है कि अगर आपको ये फिट ना आए तो ऊपर के फ्लोर में हमारा डिजाइनर टेलर मौजूद है, वो आपकी सारी फिटिंग कर देगा। तभी जियांग कहती है कि आप इससे पेमेंट क्यों नहीं ले रही, जिस पर सेल्स गर्ल ने बताया कि ये हमारे ऑनर की वाइफ है, क्या कभी तुमने ऑनर की वाइफ को अपने ही स्टोर में पेमेंट करते हुए देखा है। जियांग शैन से पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ के ऑनर कैसे हो सकते हैं, क्या तुम जानती भी हो कि ये स्टोर कितना एक्सपेंसिव है। भले तुम्हारे हस्बैंड रिच हो लेकिन यहाँ का मंथली रेंट वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सेल्स गर्ल उनको बताती है कि ये पूरा मॉल ही उनका है और उनको रेंट नहीं देना पड़ता, जिस पर जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी उल्लू नहीं बनूंगी। जिस स्ट्रीट पर ये मॉल है वहाँ का एनुअल रेवेन्यू 20 बिलियन युआन है, जो तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अच्छे से जानती हूँ। शैन सेल्स गर्ल से कहती है कि इसकी बातों को अनसुना कर दो और जल्दी से मुझे मेरे ड्रेसेस पैक करके दे दो। स्टोर से बाहर निकलने पर उसका सामना मिस्टर वैंग से होता है। तभी वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जो ब्रांड तुम्हारे हाथों में है तुम यूजुअली इसके कपड़े नहीं पहनती, क्या किसी खास ओकेजन के लिए तुमने ये ड्रेसेस खरीदे हैं। इस पर शैन उसको बताती है कि हाँ, कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है जिसके लिए मुझे ये कपड़े खरीदने पड़े,
वैंग उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हो, जिस पर शैन बताती है कि हाँ वो वापस आ चुका है। तभी वो कहने लगा कि बहुत अच्छी बात है, लेडी सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार होती है जिनसे वो दिल से मोहब्बत करती है। तभी वो उससे पूछने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वैंग ने उसको बताया कि एक्चुअली मैं अपने मॉल को इंस्पेक्ट करने के लिए आया था। तभी शैन कहने लगी कि ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, आप अपना काम जारी रखें। उसी स्टोर में जाकर वैंग उस सेल्स गर्ल से कहने लगा कि आइंदा जब भी ये लड़की यहाँ पर शॉपिंग करने आए उससे पैसे मत लेना, बल्कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेना। सेल्स गर्ल उनको बताती है कि वो पहले ही पेमेंट नहीं कर रही, हम कभी भी उनसे पेमेंट नहीं लेते। वैंग उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसको कुछ कंफ्यूजन हो चुकी है, लेकिन वो अपनी गलती छुपाने के लिए उससे कहती है कि ठीक है, हम याद रखेंगे। वैंग के वहाँ से जाने के बाद स्टोर स्टाफ इस बात को डिस्कस कर रहा था कि ये लड़का कितना हैंडसम है। तभी वो सेल्स गर्ल उसको बताती है कि ये मैरिड है, तुम कोई भी ख्वाब मत देखो। स्टोर के बाहर जिन्हू शैन को पिक करने के लिए पहुंच चुका था। तभी वो उसको फ्लावर्स का बुके देता है और ये सब कुछ वैंग भी देख रहा था। तभी वो सोचता है कि अच्छा तो इसका हस्बैंड जिन्हू है। वैंग सोचने लगा कि जिन्हू ने हमेशा अपनी लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखा, मुझे कभी पता ही नहीं चल सका कि इसकी शादी हो चुकी है। बस मुझे ये यकीन होना चाहिए कि जिन्हू उसको धोखा ना दे रहा हो, बाकी ये दोनों खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। इन शिफ्ट हुआ तो जिन्हू शैन को लेकर होटल पहुंच चुका था। तभी शैन उससे पूछती है कि तुम मुझे होटल क्यों लेकर आए हो, जिस पर जिन्हू उसको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली हमारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट यहाँ करीब ही चल रहा है, जिसकी वजह से होटल में रहना हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही हम अपने घर भी शिफ्ट हो जाएंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। पानी देते हुए वो उसके काफी करीब होते जा रहा था और उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि होटल में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इतने में शैन की नजर करीब पड़े वायलिन पर चली गई और वो उसके पास चली गई। जिन्हू से कहता है कि अगर तुम इसे प्ले करना चाहो तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं। शैन वायलिन प्ले कर रही थी। तभी जिन्हू एक दफा फिर उसके करीब चला गया और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। शैन पूछने लगी कि क्या तुम्हें वायलिन प्ले करने आता है। जिन्हू ने उसे बताया कि हाँ, मैंने रिसेंटली ही सीखा है, मैं बहुत ज्यादा मास्टर तो नहीं लेकिन अच्छा बजा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें गाइड करूं? लेकिन जल्द ही शैन चौंक चुकी थी। तभी कहने लगी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। जिन्हू चिल्लाते हुए उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन प्लीज घर पहुंचते ही मुझे एसएमएस करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन उसके जाने के बाद जिन्हू काफी गुस्से में था और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि अगली बार मैं तुम्हें इस तरह से भाग कर जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं क्या क्या सोच कर आया था, देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे ड्रेसेस भी लाया था, लेकिन तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन हर बार तुम भाग नहीं सकती, एट लास्ट आना तो तुमने मेरे पास ही है। होटल से निकलते ही शैन का सामना वैंग से हुआ, जो उससे पूछने लगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं। तभी शैन सोचने लगी कि भले ये बिल्कुल इनोसेंट हैं, लेकिन हम दोनों के बारे में उठने वाली रूमर्स काफी खतरनाक हैं, इसलिए मुझे काफी सावधान रहना होगा। मैं इससे जितना दूर रहूं हम दोनों के लिए ही बेहतर है। तभी वो कहने लगी कि नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर शैन एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई। तभी वैंग सोचने लगा कि क्या ये मुझसे इस हद तक नफरत करती है। मूवी आगे बढ़ती है तो शैन अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वैंग वहाँ पर आया, लेकिन उसने शैन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वैंग के जाने के बाद एमी शैन से कहने लगी कि देखो, और कभी वो आते साथ ही तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे तुम उनकी फेवर से आउट हो चुकी हो। तभी शैन पूछने लगी कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पर एमी कहती है कि तुम जो चाहो सोच सकती हो। जिस पर शैन एमी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम प्राइवेटली कर रही हो उसकी हमें कोई खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं। ये याद रखो, अगर मेरी वजह से मिस्टर जू जेल जा सकता है तो तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होने वाला है, इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। कि दूसरी तरफ जियांग भी ननकई लॉ फॉर्म पहुंच चुकी थी और वो सोचने लगी जब मिस्टर वैंग पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि ये लॉ फॉर्म वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करेंगे तो क्यों ना मैं खुद यहाँ आ जाऊँ। अंदर आते ही उसकी नजर शैन पर पड़ी। शैन उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जियांग उसे कहती है, मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एमी उससे कहती है, मुझे लगता है तुम बगैर अपॉइंटमेंट के अंदर घुस गई हो, इसलिए बाहर चली जाओ, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन भी किसने दी। जियांग कहती है कि मैं मिस्टर वैंग की वाइफ हूँ, इसलिए तुम अपनी टोन संभाल लो। तभी शैन सोचने लगी कि उनकी वाइफ का नाम तो शैन था। एमी जियांग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी मुंह उठाकर बोलेगा कि वो मिस्टर वैंग की वाइफ है और हम यकीन कर लेंगे। तभी वो अपना कार्ड दिखाते हुए उसे कहती है कि ये देखो, ये कार्ड मुझे मिस्टर वैंग ने खुद दिया था। पूरे चाइना में इस तरह के सिर्फ 5 कार्ड हैं, जिसमें से एक मेरे पास मौजूद है। कार्ड देखते ही एमी के इशारे पे सभी स्टाफ ने उसको बॉ किया। तभी वो सोचने लगी कि ये कार्ड तो बड़े काम की चीज निकली, लेकिन साथ ही साथ स्टाफ से कहती है कि आप सबको इतना फॉर्मल होने की
कोई जरूरत नहीं, बैठ जाइए। एमी जियांग से कहती है कि आप सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट को विजिट करेंगे, मैं आपको ले चलती हूँ। तभी जियांग कहती है कि फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 2 लाख युआन मेरे कार्ड में ट्रांसफर करवा दो, बस अभी के लिए इतना ही काफी है। लेकिन शैन को तो जैसे उससे खतरे की बू आ रही थी। अभी कहने लगी कि महज आपके कहने पर हम ये सब नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मिस्टर वैंग के सिग्नेचर चाहिए होंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी इस सबको अप्रूव करना होगा। जिस पर जियांग कहती है कि मेरे वर्ड्स और वैंग के साइन एक ही बराबर हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो और जल्दी से पैसे इस कार्ड में ट्रांसफर कर दो। तभी एमी कहती है कि हम सब जानते हैं कि मिस्टर वैंग ये लॉ फर्म अपनी वाइफ को गिफ्ट करने वाले थे, तो इस तरह ओरिजिनली ये इन्हीं का है, उनको अमाउंट ट्रांसफर कर दो। लेकिन शैन तो जैसे अपनी बात पर अड़ ही गई थी। तभी कहती है कि जब तक मुझे फॉर्मल नोटिफिकेशन ना मिले मैं कुछ भी ट्रांसफर नहीं करूंगी और वैसे भी मुझे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तभी शैन पूछती है कि चलो ठीक है, अगर आपके कहने पे हम अमाउंट ट्रांसफर कर भी देते हैं तो आप बताएं क्या ये लोन है या गिफ्ट, या आप कंपनी के एक्सपेंसेस ले रही हैं। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, क्योंकि आखिरकार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और इस सब का मुझे जवाब देना होता है। जिस पर जियांग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। शैन उसको मजीद कहती है कि हम में से किसी को नहीं पता कि तुम्हारी शादी कब हुई है। जिस पर जियांग उसे बताने लगी कि मैं किसी को नोटिफाई करना जरूरी नहीं समझती, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और हम दोनों एक साथ खुश हैं। इसलिए 1 साल से वैंग अमेरिका में था, वो अभी अभी वापस आया है। तभी शैन कहती है कि चलो ठीक है, जो कहानी तुमने सुनाई अगर मैं वो मान भी लूं तो भी मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। तभी वो लॉ फर्म का कॉन्ट्रैक्ट सभी एम्प्लॉयज को दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, ये हमारे लॉ फर्म का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर किसी ने भी साइन नहीं किए। तभी जियांग कहने लगी कि भले इस कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के साइन ना हो, लेकिन वैंग की वाइफ होने के नाते इस लॉ फर्म की आधी प्रॉपर्टी मैं पोजेस करती हूँ। तभी शैन उसे कहने लगी कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। जियांग जानती थी कि वो साइन नहीं कर सकती क्योंकि उसको शैन के नाम के साइन करने पड़ते। तभी शैन उसे कहने लगी कि क्या तुम जानती हो ये 2 लाख युआन का मामला है, तुम जेल तक जा सकती हो। शैन उसे समझाने लगी कि देखो, इस वक्त तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में मौजूद हो जिसके साथ जरा सी गड़बड़ भी तुम पे फ्रॉड का केस करवा सकता है, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनने वाली तो मैं मिस्टर वैंग को बुला लेती हूँ। जिस पर शैन के कोलीग ने उसको बताया कि मिस्टर वैंग कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑफिस आने वाले हैं, तुम वेट करो, वो आएंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जियांग जानती थी कि अगर वहाँ पर वैंग आ गया तो काफी मसले होने वाले हैं। तभी वो कहती है कि रहने दो, जब वो रात को घर आ जाएगा तो मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी, इस वक्त वो काफी बिजी है। लेकिन जाने से पहले वो एमी की तारीफ करने नहीं भूलती। तभी शैन सोच रही थी, मुझे लगा मिस्टर वैंग की वाइफ कोई बहुत ही नोबल फैमिली से होंगी, लेकिन ये तो कोई और ही निकली। नेक्स्ट सीन में एमी जियांग के बुलाने पर उसके साथ मौजूद थी। तभी जियांग उसको बताती है कि भले मैं मिस्टर वैंग की वाइफ हूँ, लेकिन काफी टाइम से हम अलग रह रहे हैं, इसकी वजह से हम दोनों की मोहब्बत काफी फीकी पड़ चुकी है। एमी उसे बताने लगी कि आप जानती हैं ये सब कुछ शैन की वजह से हो रहा है, आपके पीठ पीछे वो आपके हस्बैंड पे डोरे डालती है। जिस पर जियांग कहने लगी, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी पोजीशन शैन से नीचे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ऊपर मूव करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम स्ट्रगल कर सकती हो। एमी उससे कहती है कि आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, बस मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मुझे करना क्या है। तभी जियांग उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम शैन की रेपुटेशन बिल्कुल बर्बाद कर दो, उसका इमेज इतना खराब कर दो कि वो सारी जिंदगी शंघाई जैसे शहर में स्ट्रगल करती फिरे। नेक्स्ट सीन में शैन अपने ऑफिस में मौजूद थी और वो काफी परेशान थी क्योंकि अभी अभी उसको नोटिफिकेशन मिला कि वो अपने प्रोजेक्ट का बोनस लूज कर चुकी है। तभी उसके पास एमी आकर उससे कहती है कि ये प्रोजेक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से लूज किया है, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक करती फिरो। शैन उससे कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। तभी एक और कोलीग आकर उससे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास हमारा डेटा मौजूद था, लेकिन तुमने वो लीक कर दिया और तुम्हारी वजह से हमारा बोनस भी चला गया। शैन उससे कहने लगी कि अगर तुम लोग मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम लोगों से सबूत मांगूंगी। तभी एमी कहती है कि देखो जरा कितनी ट्रबल में हो और फिर भी तुम आर्ग्यू करना नहीं छोड़ती। उसका कोलीग उससे कहने लगा कि देखो, हम जानते हैं कि मिस्टर वैंग तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और तुम पे खुलकर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन तुम्हें हम जैसे वर्कर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी छोटी सी बच्ची 1 महीने से आईसीयू में एडमिट है, उसके 1 दिन की फीस 10,000 युआन है। तुम जानती हो कि मैं उसकी फीस अदा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत जाया हो चुकी है। तभी एमी उससे कहने लगी कि तुम मर्दों को बहुत अच्छे से सेड्यूस कर सकती हो, लेकिन ये फन हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। शैन खुद को डिफेंड कर रही थी, तभी उसका कोलीग नाइफ लेकर उस पर अटैक करने लगा, लेकिन जिन्हू उसको बचा लेता है और सिक्योरिटी से कहता है कि तुम लोग की सिक्योरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। एमी उससे कहने लगी कि तुमने कंपनी के सीक्रेट्स को लीक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी शैन कहने लगी कि मैंने एक दफा कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, जिसे यकीन करना है वो कर ले। तभी जिन्हू कहता है कि जब मैंने कह दिया कि इस लड़की ने कुछ भी लीक नहीं किया तो तुम सब मान लो, इसी में तुम लोगों की भलाई
आई है। शैन सिक्योरिटी गार्ड से अपने कुली को छोड़ने के लिए कहती है, अपना कार्ड उसे देकर कहने लगी कि इसमें 3 लाख युआन मौजूद है, तुम इसको आराम से यूज कर सकते हो। शैन जिन्हो को लेकर वहाँ से चली गई। तभी जिन्हो उसको एक बार में ले आया जहाँ पर लू वैंग के साथ मौजूद था। शैन बार नहीं जाना चाहती थी, तभी वो जिन्हो को मना करती है, लेकिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। उन्हें पता चला है कि तुम एक लॉयर हो, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। शैन जब जिन्हो के फ्रेंड्स के पास गई तो वो सभी ड्रंक थे। तभी उसका एक फ्रेंड कहने लगा कि लास्ट टाइम तुम जिस लड़की के साथ आए थे वो किससे ज्यादा खूबसूरत थी। जिन्हो कहने लगा कि मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक करने के बाद अपने मुंह को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, इसलिए तुम इनकी किसी भी बात को सीरियस मत लेना। जिन्हो का फ्रेंड शैन को ड्रिंक ऑफर करता है तो वो एक्सक्यूज करते हुए वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि देखो जरा ये लोग मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं, जो दिल में आ रहा है ये बोले जा रहे हैं। वो अभी वापस आ ही रही थी तभी वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है, जहाँ पर जिन्हो का फ्रेंड उसे कह रहा था कि पहले तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर देना, उसके बाद उसे मेरे हवाले कर लेना। और देखो जरा आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट लाया हूँ। तभी वो जिन्हो के कहने पर शैन की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है, जो कि शैन भी देख चुकी थी। शैन के वापस आने के बाद जिन्हो के फ्रेंड्स उसको ड्रिंक ऑफर करते हैं। शैन उससे पूछने लगी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये ड्रिंक लेनी चाहिए? जिस पर जिन्हो कहता है, मुझे लगता है तुम नाराज हो चुकी हो। इस ड्रिंक को मेरे फ्रेंड्स की तरफ से एक अपॉलॉजी समझ लो और इसको जल्दी से पी लो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन शैन उसको पीने की बजाय उसके मुंह पे फेंक देती है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जिस पर शैन उसे कहने लगी कि मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। शैन वहाँ से जाने लगी तभी जिन्हो का फ्रेंड बॉटल लेकर उस पर अटैक करने लगा। तभी जिन्हो उसे कहता है कि अगर तुमने एक भी स्टेप यहाँ से लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहीं पर रुक जाओ। लेकिन तब तक वैंग की नजर उस पर पड़ चुकी थी। तभी वो आकर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी वाइफ को धोखा देने की, तुम उसको परेशान कैसे कर सकते हो? और वो उसको हिट पे हिट किए जा रहा था। जिन्हो उसको देखते हुए परेशान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का वापस कब आया, मुझे जल्द अज जल्द चाइना से निकलना होगा। एक सीन में शैन वैंग के साथ उसके घर पे मौजूद थी। तभी वो वैंग से पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जिस पर वैंग ने बताया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने गया था, लेकिन तुम वहाँ इतने लड़कों के साथ क्या कर रही थी? शैन उससे कहती है कि एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड थे। तभी वैंग कहता है कि मुझे सॉरी करना चाहिए, मुझे तुम्हारे हस्बैंड को हिट नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, उसको हिट करके तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर गया था, लेकिन उसके कहने पर उसके फ्रेंड से मेरी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर दिए। देखो जरा ये मेरा हस्बैंड होके ऐसे काम कर रहा है। तुम जानना तो नहीं चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों की शादी बहुत जल्दी में हो गई थी। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका बहुत वेट किया और देखो उसका क्या नतीजा निकला। शैन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ, लेकिन जाने से पहले ही वो उसके ऊपर गिर गई। तभी वो उसको संभाल लेता है। तभी शैन कहने लगी कि मुझे अपना घर जाना चाहिए। शैन के जाने के बाद वैंग मिस्टर लू को कॉल करके कहता है कि भले वो लड़की जितनी भी कंडीशंस रखे, मुझे किसी भी सूरत इस महीने उसको डिवोर्स देनी होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो शैन वैंग के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद थी। तभी वो वैंग से पूछती है कि इतनी जल्दी ट्रिप अरेंज करने की क्या जरूरत थी? जिस पर वैंग उसको बताता है कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी कंपनी का ऑयल प्रोजेक्ट है और अगर हम इसको कामयाबी से पूरा कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 3 दिन तक शंघाई से बाहर स्टे करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शंघाई वापस आने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शैन उससे पूछती है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तभी वहाँ पर वैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड युनजू आ गई, जो कह रही थी कि देखे मैंने कितने टाइम बाद आपको देखा है। तभी वैंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे परेशान मत करो। युनजू से कहती है कि अगर मेरी मॉम मुझे किसी और से शादी करने के लिए फोर्स ना करती तो आज मेरे और तुम्हारे बच्चे भी होते। उनकी वजह से देखो हमारा क्या हाल हो चुका है। लेकिन वैंग उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। युनजू से कहती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपको आइडिया भी नहीं है कि मैंने आपका कितना इंतजार किया है। अगर मुझे पता होता कि आप चाइना वापस आ चुके हैं तो मैं कब का आपसे मिल चुकी होती। वैंग को अपनी एक कॉल रिसीव करना थी, इसलिए वो साइड पे चला गया। तभी युनजू शैन से पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर शैन ने उसको बताया कि मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। युनजू से कहती है कि तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हारे आगे पीछे काफी लड़के घूमते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वैंग से दूर रहना। जिस पर शैन ने उसको बताया कि मैं मैरिड हूँ, आप जी जान से मिस्टर वैंग के पीछे पड़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। जिस पर युनजू कहती है कि ठीक है कि तुम्हें अपनी हकीकत पता है। शैन उससे कहती है कि मैं अपने हद को जानती हूँ और मैं उससे बाहर कभी नहीं निकलती। जिस पर युनजू कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आने वाली तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। वैंग शैन को बुलाता है। तभी शैन उससे पूछने लगी कि क्या आपको कोई बात करनी थी? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं देख रहा था कि तुम युनजू के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इसलिए मैं
उससे तुम्हारी जान छुड़ाना चाहता था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक बहुत ही चालाक लड़की है, इसलिए इससे बचकर रहना। चलो हमें खाना खाना चाहिए। तभी युनसू भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में वो सब लोग लंच कर रहे थे। तभी युनसू वैंग से कहती है कि भले मेरे पास कोई सबूत ना हो, लेकिन आपको मेरी सारी बातों पर यकीन करना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी आपको नहीं भुलाया, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया है। वैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है? क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करती रही हो? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि हमारी कंपनी को आपकी कंपनी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि इस तरह हमारी इंटरेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस पर वैंग उससे कहता है कि तुम अपने ख्यालात अपने पास रखो। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि बिजनेस फील्ड एक बैटल फील्ड की तरह है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इन चीजों में इंडल्ज करो। वैंग उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वो जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कोई और रास्ता निकाल लूंगी। सीन में उन सबकी नेगोशिएशन काफी कामयाब रही, जिस पर वो सभी एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे और काफी खुश थे। वैंग अपने मैनेजर को नेक्स्ट 2 डेज के लिए ऑफ देते हुए उसे कहता है कि तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, और हाँ, होटल का स्टे और तुम्हारी शॉपिंग सब बिल हमारी कंपनी अदा करेगी, तुम कोई टेंशन मत लेना। तभी वो शेन से पूछता है कि क्या तुम ऑफ लेना चाहोगी? जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मैं शिंगशी टाउन जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरी ग्रैंड मदर की ग्रेवयार्ड है और मैं वहाँ जाकर अपने रिस्पेक्ट पे करना चाहती हूँ। जिस पर वैंग कहता है कि ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है, बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं खुद तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। शिफ्ट होता है तो वैंग शेन के साथ ग्रेवयार्ड पर मौजूद था, जहाँ पर वो बुरी तरह से रो रही थी और अपने ग्रैनी से कह रही थी कि मैं आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। देखिए, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाई हूँ। मैं जानती हूँ आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है। जब आप जिंदा थे तो आप बहुत ज्यादा फ्लावर्स लगाया करती थी, लेकिन आपने मुझे ये गुण बिल्कुल भी नहीं सिखाए। क्या आप जानती हैं कि आपकी डेथ के 3 हफ्ते बाद ही मेरा कैक्टस का पौधा सूख गया और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन आप टेंशन मत लें, अब मैं फ्लावर्स के बगैर भी जिंदा हूँ। आपकी डेथ के साथ ही मेरी जिंदगी के सारे कलर्स भी चले गए। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं आपको बताना ही भूल गई, इनसे मिले, ये मेरे बॉस हैं। तभी वैंग कहता है कि आंटी, मेरी आपसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो आप घोस्ट बन के मेरा पीछा करना। शैनू से ऐसा कहने से मना करती है। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो ग्रेवयार्ड में भी खुश रहे। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहेंगी। एक सीन में काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी वैंग शेन को बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और आधी रात को इतनी तेज बारिश में किसी मैकेनिक का मिलना भी पॉसिबल नहीं। तभी शेन कहती है कोई बात नहीं, हम इसी गाड़ी में स्टे कर लेते हैं, लेकिन वैंग उसकी नहीं मानता और कहता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ करीब कोई भी गाँव नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ से कुछ फासले पर एक होटल मौजूद है, हमें किसी तरह वहाँ पर जाना होगा। वो पूछने लगी कि आपकी गाड़ी में अम्ब्रेला है? तभी वैंग उसको बताता है कि पहले था, फिर एक औरत को चाहिए था, वो ले गई, इसके बाद से अब नहीं है। कुछ ही देर में वो दोनों होटल पहुँच चुके थे। शेन रिसेप्शनिस्ट से 2 रूम्स बुक करने के लिए कहती है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसको बताया कि एक्चुअली बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा होटल बुक हो चुका है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रूम मौजूद है। तभी शेन कहती है आप गलत समझ रहे हैं, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये मेरे बॉस है और हम मीटिंग के लिए आए थे, इसलिए हम दोनों को 2 अलग अलग रूम्स चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट बताता है मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको 2 रूम्स नहीं दे सकता, हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। जिस पर वैंग कहता है कि ठीक है, उसकी कीज हमें दे दो। वो दोनों रूम में पहुंच चुके थे, लेकिन शेन को काफी ठंड लग रही थी। तभी वैंग उससे कहता है तुम एक काम करो, तुम शॉर्ट शावर लो और मैं तुम्हारे लिए कहीं से कपड़े लाता हूँ, मुझे यकीन है यहाँ आसपास जरूर मार्केट होगा। तभी शेन कहती है आप मेरे बॉस हैं, आप यहाँ पर स्टे करें, आप खुद भी गीले हो चुके हैं, मैं कपड़े ले आती हूँ। लेकिन वैंग उसको जाने नहीं देता और उससे कहता है कि मौसम काफी खराब है और काफी देर भी हो चुकी है, इसलिए तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं से कपड़े लाता हूँ। शेन शॉवर लेकर बाहर निकली तो वैंग रूम में मौजूद था। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला चुका हूँ, इसलिए तुम चेंज करो। चेंज करने के बाद वैंग ने उसे बताया कि तुम काफी स्नीजिंग कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन बनाई है, तुम इसे लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी शेन कहती है कि आप भी गीले हो चुके हैं, आप शॉवर ले लें। वैंग शॉवर लेकर बाहर निकला। तभी शेन उससे कहने लगी कि पता नहीं आपको पसंद होंगे भी या नहीं, लेकिन इस होटल में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही दिए जाते हैं। इस पर वैंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा। वो दोनों नूडल्स खा चुके थे। तभी उनके सोने की बारी आई। वो कहने लगती है कि इस रूम में सिर्फ एक ही बेड मौजूद है और कोई सोफा भी नहीं जिससे काम चलाया जाए, इसलिए
पूछती है ऐसा करें कि आप बेड पे सो जाए और मैं नीचे सो जाती हूँ, लेकिन वैंग उसको मना करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तुम जमीन पे सोगी, मैं एक लड़की को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दूंगा, आखिर तुम्हारी भी कोई रेपुटेशन है, ऐसा करो तुम बेड यूज करो, मैं नीचे सो जाता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आप मेरे बॉस हैं, आप नीचे सो जाइए, मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। लेकिन वैंग उसको जबरदस्ती बेड पर बिठा देता है और उससे कहता है कि इंसिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना तुम आराम से बेड पर लेट जाओ और रेस्ट करो, मैं जानता हूँ तुम्हें ठंड लग चुकी है। तो शैन को बेड पर बिठाया ही था तभी उसकी नजर बेड पर मौजूद बिल्ली पर पड़ी, तभी उसको अचानक से उठाते हुए उसको अपने करीब ले आया। तभी शैन उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से हाथ लगाने की। तभी वो उसको बेड पर मौजूद बिल्ली दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, जिससे शैन काफी एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे बिल्ली मौजूद है, क्या आपको दर्द हो रहा है? जिस पर वैंग कहता है कि हाँ दर्द तो होना ही है क्योंकि मुझे आज तक किसी ने भी इस तरह से स्लैप नहीं किया। तभी वो आंख बचाते हुए कहने लगी कि मुझे और नूडल्स खाने हैं इसलिए मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम युनजू को देखते हैं जिसकी गार्ड्स उसको रिपोर्ट दे रहे थे कि वैंग उसको ड्रॉप करने के लिए ग्रेवयार्ड तक उसके साथ खुद गया और हाँ उसकी वाइफ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही, जिस पर उसको अच्छा खासा गुस्सा आ गया। तभी वो कहती है कि पहले उसकी वाइफ को यहाँ लाओ, मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, जब वैंग सिंगल हो जाएगा तो उसको हासिल करना आसान होगा। कुछ ही देर में गार्ड्स यांग को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे। तभी युनजू से पूछती है कि क्या तुम वैंग की वाइफ हो, लेकिन वो मुकर जाती है और कहती है कि मैं उसकी वाइफ बिल्कुल भी नहीं, मेरी नजर तो सिर्फ उसकी दौलत पर थी, उसके पास इतना पैसा देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। एक्चुअली उसने एक दफा गलती से मुझे कॉल कर दी थी जिसका मैंने फायदा उठाया। युनजू पूछती है कि क्या तुम उसकी वाइफ नहीं? तभी वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी वाइफ उसकी सेक्रेटरी शैन है। युनजू पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि क्या उसको नहीं पता कि उसकी वाइफ कौन है? तभी वो कहती है कि हाँ वो दोनों नहीं जानते कि उनके पार्टनर्स कौन हैं। प्लीज मुझे जाने दे, मैं कभी आपको वैंग के आगे पीछे नजर नहीं आऊंगी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा कभी अपनी गलती रिपीट नहीं करूंगी। युनजू अपने कार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जियांग को अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ तुम उसकी वाइफ नहीं हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तो उसकी दौलत चाहिए मैं समझ चुकी हूँ, तुम मुझे बता दो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसे ही करना होगा। और साथ ही वो उसको अपना प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में हम शैन को देखते हैं जिसका रास्ता गार्ड रोक चुके थे और उसे कह रहे थे कि हमारी मैम तुमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो शैन को लेकर युनजू के पास पहुंचे। तभी शैन कहने लगी कि अच्छा तो तुम हो जो मुझसे मिलना चाहती हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। जो उससे कहने लगी मुझे लगता है कि तुम मुझे अच्छा नहीं समझती। तभी शैन कहती है कि अगर तुम अच्छी होती तो मुझे इस तरह से यहाँ ना बुलाती। युनजू से पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देना चाहते हैं, क्या तुम्हें वो एग्रीमेंट मिल चुका है? तभी शैन कहती है कि क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट ना करूँ तो मुझे वैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? शैन उसे बताने लगी कि देखें वो सिर्फ मेरे बॉस है, हमारे बीच में रिलेशनशिप बहुत ही प्रोफेशनल टाइप है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाती हूँ, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम रिजाइन करके शंघाई शहर छोड़ दो। लेकिन शैन उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे अपना इमेज बनाने में काफी टाइम लगा है, तुम्हारे कहने पे मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। युनजू से कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांग रही, मैं सिर्फ तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, या तुम रिजाइन करके यहाँ से खामोशी से चली जाओ, अदरवाइज मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़ेगा, जिसके साथ तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस भी फेस करनी पड़ेगी। शैन कहने लगी भले कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तभी युनजू कहती है तुम्हें कोई खुशफहमी है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता? अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो वैंग तुम्हें बचाने के लिए पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ किसी के कहने पर खराब नहीं करूंगी और न ही मैं मिस्टर वैंग के साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप में हूँ। तभी युनजू कहती है कि अच्छा शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम चाय पियो। लेकिन शैन वो चाय नहीं पीती। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर शैन कहने लगी कि अगर तुम मेरा पीछा कर सकती हो तो इसमें भी जरूर कुछ मिला ही लिया होगा। तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा और मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि मैं शंघाई से कहीं भी नहीं जा रही। इतने में जियांग खुल के सामने आती है और उससे पूछती है कि ये लड़की हमारी एक नहीं मान रही, आखिर हम क्या कर सकते हैं? जिस पर युनजू कहती है कि ये लड़की काफी चालाक है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। अगर हम इससे जबरदस्ती डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाते हैं तो उससे तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं हम इसके ऊपर किसी का एफआईआर चला देते हैं। बात कैरेक्टर पे आएगी तो इसको लेकर वैंग का दिल खुद ही पत्थर हो जाएगा। बल्कि ऐसा करो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, उसको इसके पीछे लगा दो, इन दोनों की अच्छी से पिक्चर्स लेकर उनको ऑनलाइन पोस्ट कर दो। तभी जियांग कहती
कहती है मैं अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी लूज नहीं करने वाली। इस पर युनसो कहती है कि तुम देखना, एक दफा मैं मिसेस वैंग बन जाऊँ तो मैं तुम्हारे ऊपर दौलत निछावर कर दूंगी और तुम हो के एक आदमी को लेकर परेशान हो रही हो, जाने दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शन अपने ऑफिस से निकल रही थी, तभी कुछ गुंडे उसको गाड़ी में बिठाकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। पास खड़े एम्प्लॉय उसे देख चुकी थी, तभी वो मिस्टर वैंग को इन्फॉर्म करती है। फिर आगे बढ़ती है तो हम शन को देखते हैं, जिसके आगे पीछे जियांग के बॉयफ्रेंड के अलावा कुछ और भी लड़के मौजूद थे। वो उससे कह रहा था कि तुमने एक दफा मुझे नाराज किया था, जो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, और वैसे भी आज जो होगा वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। शन उसको याद दिलाती है कि जो तुम कर रहे हो ये सब इलीगल है। तभी वो कहता है कि लॉग या तेल लेने मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और अपने फ्रेंड से कहता है कि हमारी अच्छी सी वीडियो बनाओ। मैं वहाँ पर वैंग अपने गार्ड्स के साथ पहुँच चुका था, जो उन सबको अच्छा सबक सिखाता है, लेकिन जब वो शन के करीब पहुंचा तो उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। तभी वो उसको लेकर हॉस्पिटल चला गया। वो आगे बढ़ती है तो वैंग शन के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था। तभी उसका मैनेजर उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि एक्चुअली इस सब के पीछे जियांग के बॉयफ्रेंड का हाथ है। वैंग उससे पूछने लगा कि कौन जियांग, जिस पर मैनेजर ने बताया कि क्या आप नहीं जानते, वो आपकी वाइफ है। वो एक दफा ऑफिस भी आई थी और बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रही थी, लेकिन शन ने उसको ऐसा करने से रोका। तभी वो वहाँ से चली गई। इस सब में एक और नाम भी सामने आया है जो युनजू का है। उसने 3 दिन पहले जियांग को किडनैप करवाया था, लेकिन फिर जल्दी ही छोड़ दिया, और तब से वो दोनों मिलकर मैम शेंग के पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे पास इन तीनों के खिलाफ सॉलिड एविडेंस मौजूद है। तभी वैंग कहता है कि इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दो और हर चीज खुद मॉनिटर करो, इनमें से किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ शेन को भी होश आ चुका था। वैंग उसके पास आकर उसे बताता है कि डॉक्टर्स ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। शेन उससे पूछने लगी कि आप मेरे तक कैसे पहुंचे। तभी वैंग उसको बताता है कि एक्चुअली मैं ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, मैं जैसे ही बाहर निकला मैंने तुम्हें उस गाड़ी में जाते हुए देखा। शेन उसे बताती है कि मुझे अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतना बुरा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। तभी वैंग मन ही मन में कहता है कि एक दफा मेरी डिवोर्स हो जाने दो, मैं कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तभी बाहर आकर वो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे शेन का एक और नंबर दे दो, क्योंकि पिछले वाला सही काम नहीं कर रहा। तभी वो अपनी वाइफ यानी शेन को मैसेज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, जिस पर शेन काफी खुश हो गई और कहती है कि मुझे अपनी मॉम को अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वैंग अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी शेन वहाँ पर आकर कहती है कि मुझे आज कुछ जरूरी काम से जाना होगा, इसलिए मुझे आज हाफ लीव चाहिए। मैनेजर पूछता है आज आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? शादीशुदा तो आप पहले ही हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? जिस पर वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना होगा। उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर वैंग अच्छा खासा परेशान हो गया और कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला गया। इन शिफ्ट होता है तो वैंग लू के साथ गाड़ी में मौजूद था और उससे कहता है कि मेरी वाइफ अभी तक नहीं आई, क्या तुमने उसे 3 बजे का नहीं कहा था? जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने उसे यही टाइम दिया था, वो बस आती होगी। इतने में वो दोनों वहाँ पर शेन को गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। तभी लू कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यही तुम्हारी वाइफ है? जिस पर वैंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर लू कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने अपनी वाइफ को कभी नहीं देखा। उसके इस बात पर वैंग उसको बताने लगा कि पहले जियांग ने मेरी वाइफ बनने का नाटक किया, लेकिन उसके बाद से मैं शेन को पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा अपनी वाइफ में। लू को अचानक ख्याल आता है कि तुम अपने साथ आज मैरिज सर्टिफिकेट तो लाई हुई होगे, तुम उसमें से चेक क्यों नहीं कर लेते? तभी वैंग चेक करने लगता है। सर्टिफिकेट चेक करने पर वैंग को वहाँ पर शेन की पिक्चर नजर आई तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देखो यही मेरी वाइफ है। लेकिन साथ ही वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो प्रेग्नेंट है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, उसके दिल में जो भी हो, उसके पेट में जिसका भी बच्चा हो, आखिर वाइफ तो वो मेरी ही है। वो लू से कहता है कि मैं उसको बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाला। जिस पर लू उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे, इसलिए तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम डिवोर्स नहीं देना चाहते, लेकिन तुम्हारी वाइफ क्या चाहती है, क्या तुम्हें इसकी कोई खबर है? वैसे भी मैंने उससे कह दिया था कि जो डिवोर्स नहीं देता वो डॉग होता है। तभी वो उसको शेन के मैसेजेस दिखाता है जहाँ पर वो बेसब्री से डिवोर्स का इंतजार कर रही थी। जिस पर वो कहने लगा कि अब मैं उसको खुद रिप्लाई करूंगा। तभी वो उसको मैसेज करके कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। जिस पर वो सोचने लगी कि अजीब इंसान है, पहले कह रहा था कि किसी भी कंडीशन में मुझे डिवोर्स देना चाहता है और अपनी बात से ही अब मुकर गया। तभी वो उसको कॉल करने लगती है, जिस पर वो हड़बड़ा उठा। तभी वो अपना फोन लू की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम ही बात करो। जिस पर वो कह रहा था कि आखिर मैं क्या बात करूँ, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें बात करनी चाहिए। जबकि शेन को करीब से ही रिंगटोन की आवाज आ रही थी। तभी वो कार के पास आकर उन दोनों को देख लेती है। वो वैंग से पूछने लगी कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी नजर आप पर पड़ गई, वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी? इस पर शेन बताने लगी कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक अजीब इंसान से मिलने आई थी, लेकिन खैर जाने दें। तभी वैंग उसे कहता है कि ऑफिस में तो आप बहुत खुश थी, अब आपका मूड क्यों खराब हो गया है? तभी वो लू को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और उसको अपने साथ बिठा लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। शेन गाड़ी से उतरने के बाद उससे पूछने लगी कि अगर आपको कोई और काम ना हो तो मैं अपने ऑफिस चली जाती हूँ। तभी वैंग उससे पूछता है
है कि क्या आप वाकई ऑफिस जाना चाहती हैं, जिस पर वो कहती है कि हाँ। तभी वैंग मन ही मन में सोचने लगा, क्या ये वाकई ही नहीं जानती कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, या फिर शायद ये मुझे अवॉइड कर रही है। हो सकता है इसके दिल में कोई और हो, क्या ये मुझे सच में पसंद नहीं करती। तभी वो सोचते सोचते उसे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो उसको आवाज देकर रोक लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, जिस पर वो कहने लगती है कि आप मेरे बॉस हैं। वैंग पूछने लगा कि क्या आप इसके अलावा मुझे कुछ समझती हैं, जिस पर वो कहती है कि नहीं। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो सोचने लगी कि ये आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। शैन के जाने के बाद उसने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उसे कहने लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम्हारी कही हुई बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसका अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन अब मैं इसको पूरे मन से अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ पूरी जिंदगी गुजारे और खुश रहें। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? पर शिंगशू से कहती है कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। अगर तुम उसको जीतना चाहते हो तो खुद ही जीतो, भले तुम्हें उसके लिए रोना पड़े, पार्टीज अरेंज करना पड़े, कोई टेंट्रम क्रिएट करना पड़े, लेकिन करो। लेकिन जैसे भी हो उसको अपनाओ। जबकि दूसरी तरफ शैन अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। तभी उसका मैनेजर उससे पूछता है कि तुम तो बहुत खुशी खुशी यहाँ से ऑफ लेकर गई थी, लेकिन अब वापस आने के बाद तुम्हारा मूड काफी खराब है। क्या इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? जिस पर वो बताती है कि हाँ, आज मेरी डिवोर्स होने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि वो किसी भी सूरत मुझे डिवोर्स देना चाहता है और इसके लिए वो मेरी हर कंडीशन मानने को तैयार है। लेकिन आज जब मैं उससे मिलने गई तो वो वहाँ पर आया ही नहीं, बल्कि उसने मुझे मैसेज किया कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। क्या तुम यकीन करोगे कि हम कभी नहीं मिले? मैनेजर उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी कब हुई? जिस पर उसने बताया कि मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। तभी वो कहने लगा, क्या मतलब 1 साल से तुमने अपने हस्बैंड को नहीं देखा? तभी वो कहती है कि हाँ, उसके चक्कर में कोई और मुझे उल्लू बना गया एक दफा, लेकिन अपने रियल हस्बैंड से मैं कभी नहीं मिली, ना ही मैंने कभी उसकी पिक्चर देखी है। और अब जबकि हमारी डिवोर्स होने वाली है तो मुझे उसको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। तभी वो कहता है कि देखो, तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो जरूर होगा, क्यों ना तुम उसमें से उसकी पिक्चर देख लो। तभी वो एक्साइटेडली कहती है कि हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट तो मेरे पास जरूर मौजूद है, वाकई मैं वहाँ से देख लेती हूँ। लेकिन वो निकालते ही कहने लगी, रहने दो, उसको देख के मैंने क्या करना है, वैसे भी हमारी तो डिवोर्स होने वाली है। तभी मैनेजर उसके हाथ से सर्टिफिकेट लेते हुए कहने लगा कि हो सकता है वो एक हैंडसम इंसान हो और बाद में तुम्हें अपनी डिवोर्स को लेकर पछतावा हो। लेकिन सर्टिफिकेट पे मौजूद पिक्चर देखते ही तो जैसे उसके मुंह से चीखें ही निकल गई और वो कहने लगा कि तुम्हारे हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वैंग है। उसकी इस बात पर शैन काफी चौंक गई। तभी वो भी मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहने लगी कि अच्छा। तभी वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसकी क्या लगती हूँ, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर वैंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके करीब आते हुए उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी नहीं मिल सके। शायद ये मेरी ही गलती थी, मुझे पहले तुम्हें ढूंढ निकालना चाहिए था। देखो, हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी नहीं मिल सके। ये मेरी ही गलती है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और देखो, हम एक दूसरे को आज इस तरह से मिल रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने बहुत सफर किया, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरी वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना हुआ। क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकती हो? एक दफा मुझे चांस देकर देखो, मैं कभी अपनी मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा। तभी एम्प्लॉयज बैंक को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि इसको माफ किया जाना चाहिए। तभी शैन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बैंक उससे कहने लगा कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैंने तुम्हारी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय जाया कर दिया है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट करूंगा। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देने वाला मैं। इस पर शैन कहती है कि मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से माफ किया और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा बैंक को क्या चाहिए था? तभी वो उसको अपने हाथों में उठाकर झूमने लगा। वो उसको उतारने के लिए कहती है, लेकिन वैंग कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। अगले सीन में वो दोनों एक साथ मौजूद थे। तभी वैंग उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन शैन कहने लगी कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तभी वो कहने लगा कि अगर तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ ला देता हूँ। जिस पर वो बताती है कि मेरा फ्राइड नूडल्स खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा है। तभी वो कहने लगा कि चलो एक साथ चलते हैं, हम एक साथ एंजॉय करते हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो वो दोनों दोबारा उसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। तभी वो उससे पूछने लगी कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो तुम्हें ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? मुझे सच सच बताना। जिस पर वैंग उसको बताता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मुझे ये रेस्टोरेंट काफी मैसी लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपनी तरफ देखा तो मुझे आइडिया हो गया कि एनवायरनमेंट इतना मानी नहीं रखता। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरे लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करती। इस बात पर वो उसको रोकते हुए कहती है कि इस तरह से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम बिल्कुल वैसे ही पसंद हो जिस तरह कंपनी में फर्स्ट डे तुम थे, बिल्कुल अपराइट और स्ट्रिक्ट। तभी वो कहता है कि ठीक है, कल तुम जरा मुझसे कंपनी में मिलना। ठीक है। लास्ट सीन में वो दोनों वॉक कर रहे थे। तभी शैन उससे कहती है
कि अगर मैं खाने के बाद वॉक ना करूं तो मेरी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी वैंग कहता है कि ठीक है, हम काफी सारी वॉक करने वाले हैं आज। मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो और ये वॉक कभी भी खत्म ना हो। तभी वो उसको रोककर उसे किस कर लेती है। इतने में वैंग भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको किस कर लेता है, जिसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।